नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट गोपाल शर्मा। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेल के सेक्शन 437 को, जो हमें डिस्कस किया गया है चैप्टर 33 ऑफ सीआरपीसी 1973 के अंदर। सेक्शन 437 जो डील करता है कि कब नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर बेल ग्रांट की जाती है, जैसे कि कोई मैटर या फिर ऑफेंस जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस का है, वहां पे ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और कोर्ट जो कि अदर देन हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन से वह उस पर्सन को बेल ग्रांट कर सकते हैं और पर्सन को रिलीज कर सकते हैं बेल के ऊपर। लेकिन अगर वहां पे फॉलोइंग कंडीशंस है तो पर्सन को बेल ग्रांट नहीं की जाएगी। जैसे कंडीशन नंबर 1, जब किसी पर्सन को किसी ऑफेंस के लिए लेके आए हैं और वहां पे पता चलता है कि उस ऑफेंस की जो पनिशमेंट है वो डेथ सेंटेंस है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो ऐसे पर्सन को बेल ग्रांट नहीं की जाएगी। कंडीशन नंबर 2, जब किसी पर्सन को किसी ऑफेंस के लिए लेके आए हैं और वहां पे पता चलता है कि पर्सन तो ऑलरेडी कन्विक्टेड है कई ऑफेंसेस में, जैसे कि जहां पे उसे जो जिस ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया गया था उस ऑफेंस के अंदर सेंटेंस लाइफ इम्प्रिजनमेंट थी, डेथ सेंटेंस थी, या इम्प्रिजनमेंट जो 7 साल से ज्यादा की थी, या फिर उसे जो कन्विक्टेड किया गया था 2 से 3 बार कन्विक्टेड किया जा चुका है पहले, और उसके अंदर जो सेंटेंसेस उसको दिए थे वो 3 से 7 साल के बीच में जो सजा के सेंटेंसेस उसे दिए हुए थे, इम्प्रिजनमेंट के सेंटेंस दिए हुए थे। तो इस तरीके के अगर कोई मैटर आता है तो वहां पे उस पर्सन को बेल ग्रांट नहीं की जाएगी। लेकिन ये जो कंडीशन 1 एंड 2 उन व्यक्तियों पर अप्लाई नहीं होगी, उन व्यक्तियों पर एप्लीकेबल नहीं होगी, जैसे कि जो पर्सन जिसकी उम्र 16 साल से कम हो, जिसकी एज 16 से कम हो, उस पर्सन पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा, या फिर फीमेल पे एप्लीकेबल नहीं होगा। थर्ड, जब कोई पर्सन जो कि सिक हो या इन्फर्म हो, मतलब कि जो बीमार हो, उस व्यक्ति पे भी एप्लीकेबल नहीं होगा, उस पर्सन पे भी एप्लीकेबल नहीं होगा। जब कोई ऐसा ऑफेंस जिसके अंदर डेथ सेंटेंस हो, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो, या फिर इम्प्रिजनमेंट जो 7 साल से ज्यादा की हो, तो वहां पे जो कोर्ट होती है वो पीपी को अपॉर्चुनिटी देती है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉर्चुनिटी देती है, उसे सुना जाता है और उसको सुनने के बाद में ही पर्सन को बेल ग्रांट की जाती है या फिर उस पर्सन को बेल पे रिलीज किया जाता है। अब बात करते हैं इसके सबसेक्शन 2 के बारे में, जैसे कि जहां पे कोई पर्सन जिसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, इंक्वायरी चल रही थी और ट्रायल चल रहा था, और वहां पे ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन या फिर मजिस्ट्रेट को लगता है कि यहाँ तो कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस बन ही नहीं रहा है, तो उस पर्सन को बेल ग्रांट कर दी जाएगी या फिर उस पर्सन को रिलीज कर दिया जाएगा बेल के ऊपर। लेकिन वहां पे पर्सन से बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा लिया जाता है, जिसमें ये कंडीशन इंपोज कर दी जाती है कि जब भी उस पर्सन को बुलाया जाएगा तो उस पर्सन को अपीयर होना पड़ेगा। यहाँ पे जो बेल दी जाती है वह जहाँ पे जो बेल दी जाती है वो बेलेबल ऑफेंस मान के बेल दी जाती है। सबसेक्शन 2 के अंदर जो भी बेल दी जाएगी वो एज ए बेलेबल ऑफेंस मान के बेल दी जाती है। बात कर लेते हैं इसके सबसेक्शन 3 के बारे में, कि जहां पे कोई पर्सन जिसने कोई ऑफेंस कमिट किया है जिसके अंदर इम्प्रिजनमेंट 7 साल से ज्यादा की हो, या फिर कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जो इंडियन पिनल कोड के चैप्टर 6, 16 एंड 17 के अंदर आता हो, या फिर ऐसे ऑफेंस की कोई कॉन्स्पिरेसी की हो, मतलब षड्यंत्र रचा हो उस ऑफेंस का, या फिर अबेटमेंट किया हो या अटेम्प्ट किया हो इस तरीके के ऑफेंस को, तो वहां पे पर्सन को बेल पे छोड़ा जा सकता है, मतलब कि उस पर्सन को बेल ग्रांट की जा सकती है या रिलीज किया जा सकता है उस बेल के ऊपर। लेकिन यहाँ पे कोर्ट कुछ कंडीशंस को इंपोज कर देता है, उसी के बाद में पर्सन को छोड़ा जाता है। जैसे कंडीशन नंबर 1, कि जो पर्सन जिसे बेल पे छोड़ा जा रहा है वह जो भी एक्ट करेगा उस जो बेल की कंडीशंस है उन्हीं के अकॉर्डिंग एक्ट करेगा, पहली बात। सेकंड बात, वह कोई भी ऐसा ऑफेंस नहीं करेगा जो कि सिमिलरली नेचर होगा उस नेचर, मतलब उस ऑफेंस का जिस ऑफेंस पे उस पर्सन को छोड़ा जा रहा है, मतलब जिस ऑफेंस के लिए पर्सन को रिलीज किया गया था बेल के ऊपर, सिमिलरली नेचर के ऑफेंस को पर्सन नहीं करे, मतलब सेम नेचर वाले ऑफेंस को पर्सन कमिट नहीं करे। थर्ड कंडीशन, कि ना तो वो कोई इंड्यूसमेंट करेगा, ना थ्रेट करेगा, ना ही प्रोमिसेस करेगा किसी भी विटनेसेस के साथ में, या फिर ऐसे व्यक्ति के साथ में जो जो केस के फैक्ट्स के बारे में जानता हो, या फिर जो एविडेंसेस है उनके साथ में छेड़खानी नहीं करे, मतलब उनके साथ टेम्पर्ड नहीं करे उन एविडेंसेस को। इस तरीके की कंडीशन इंपोज कर देता है। फोर्थ कंडीशन, जहां पे जो भी कोर्ट को फिट लगती है कि यार ये कंडीशन इंपोज करना चाहिए, तो कोर्ट उस कंडीशन को इंपोज कर सकता है। बात कर लेते हैं सबसेक्शन 4 के बारे में, कि जहां पर जो भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन या फिर कोर्ट ने जिस पर्सन को बेल ग्रांट की थी, वहां पे वो उस रीजन को
वो रिकॉर्ड करेगा, उस रीजन को रिकॉर्ड करेगा, जो कि राइटिंग में रिकॉर्ड करेगा पर्सन को, जो ऑफिसर इंचार्ज है या फिर कोर्ट है, राइटिंग में रिकॉर्ड करेगा। सबसेक्शन 5 की बात कर लेते हैं कि जिस भी पर्सन को बेल पे छोड़ा गया है उसकी बेल को कैंसिल किया जा सकता है, जो कि कोर्ट के द्वारा उसकी बेल को कैंसिल कभी भी कर सकते हैं। सबसेक्शन 6 के बारे में बात कर लेते हैं कि जब ट्रायल कंप्लीट हो चुका है और जजमेंट देना बाकी है, तो जैसे ही ट्रायल कंप्लीट हो जाता है तो पर्सन को जजमेंट के आने से पहले रिलीज कर दिया जाएगा बेल के ऊपर, यानी कि उसे बेल ग्रांट कर दी जाएगी उसी समय, जब तक कि जजमेंट डिलीवर नहीं होता है तब तक। और यहाँ पे जो बॉन्ड भरवाया जाता है उसमें एक कंडीशन इंपोज कर दी जाती है कि भाई जब जजमेंट डिलीवर होगा तो उस पर्सन को कोर्ट में अपेयर होना पड़ेगा जजमेंट देने के समय पे। बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो बॉन्ड भरा जाता है वो विदाउट श्योरिटी बॉन्ड भरा जाता है। अब बात कर लेते हैं सब सेक्शन 7 के बारे में कि जहाँ कोई मैटर जो कि ट्रायबल किया जा रहा था, जो कि मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायबल किया जा रहा था, और जिस दिन एविडेंसेस लिए थे, मतलब कि जो भी मजिस्ट्रेट ट्रायल कर रहा है जिस भी केस के अंदर, और उसके अंदर जिस दिन फर्स्ट जो एविडेंस लिया था उससे 60 दिन के अंदर अगर उस ट्रायल का कोई कंक्लूजन नहीं आता है तो उस पर्सन को बेल पे रिलीज किया जाएगा, यानी कि उस पर्सन को बेल ग्रांट की जाएगी। तो ये थी बात हमारे सेक्शन 437 के बारे में। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर कुछ लीडिंग केसेस के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट केसेस थे जो जिससे कि एग्जामिनेशन के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे केस का नाम था कुसुम पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, AIR 2007 का केस था, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि जो भी बेल कोर्ट देने जा रही है वह अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज करके बेल को देगी, मतलब कि कोर्ट अपना डिस्क्रिशन पावर यूज करेगी। और यहाँ जो ये डिस्क्रिशन पावर यूज करेगी ये एज ए जुडिशियली यूज करेगी। इसका क्या मतलब होता है कि जब भी कोर्ट बेल देने जा रही है तो वहां पे वो अपना जुडिशियल माइंड लगा के ही बेल देगी, मतलब उस बेल में अपना जुडिशियल माइंड लगाएगी तब जाके ही बेल ग्रांट करेगी, अदरवाइज बेल नहीं ग्रांट करे। और इस केस के अंदर बताया गया था कि कोई भी डॉक्यूमेंट या एविडेंसेस की डिटेल एग्जामिनेशन करने की जरूरत नहीं है बेल देने के लिए। बेल केवल अगर जो अक्यूज पर्सन है उसके अगेंस्ट में ये प्रूफ हो रहा है कि इसके अगेंस्ट में प्राइमा फेसिया अगर प्रूफ हो रहा है तो भी पर्सन को बेल ग्रांट कर दी जाएगी या पर्सन को रिलीज कर दिया जाएगा बेल के ऊपर। बात कर लेते हैं एक केस के बारे में, स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस गदा दत्त बरल, AIR 1989 का केस था, जहां पे बताया गया था कि जो बेल ग्रांट की गई किसी को अक्यूज्ड को बेल ग्रांट कर दी जाती है, तो यहाँ पे ये प्रिजम्पशन नहीं लगाई जाएगी कि जब को अक्यूज्ड को ही बेल ग्रांट कर दी गई है तो मेन अक्यूज्ड को भी ग्रांट कर दी जाएगी। नहीं, ये कोर्ट के डिस्क्रिशन पावर के ऊपर होता है कि वो मेन अक्यूज्ड को ग्रांट करे भी या नहीं भी कर सकती है। एक लीडिंग केस था इसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट केस था कि एश मोहम्मद वर्सेस लाला बाबू उर्फ शिवराज सिंह, AIR 2012 का केस था, जिसके अंदर बताया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि जब भी हाई कोर्ट किसी बेल को ग्रांट करने जा रही है तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं करेगी, कभी इंटरफेरेंस नहीं करेगी। लेकिन एक्सेप्ट अगर कोर्ट को लगता है कि जो इस तरीके की बेल ग्रांट कर दी गई थी वो तो अगेंस्ट सोसाइटी के या जो इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी के अगेंस्ट है, तो इस तरीके की बेल को जो सुप्रीम कोर्ट है वो कैंसिल कर सकता है और उसके अंदर वो डायरेक्ट दे सकता है कि डायरेक्शन दे सकता है कि पर्सन को गिरफ्तार किया जाए, और कस्टोडियल ऑर्डर भी दे सकता है इसमें सुप्रीम कोर्ट। बात कर लेते हैं कैंसिलेशन ऑफ बेल के बारे में कि कैंसिलेशन ऑफ बेल की कब बेल को कब कैंसिलेशन किया जा सकता है या बेल को कब कैंसिल किया जा सकता है या कब नहीं किया जा सकता है। जब एक बार अगर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ने बेल ग्रांट कर दी है तो वहां पर मजिस्ट्रेट उस बेल को कैंसिल नहीं कर सकता है, लेकिन ये जो पावर होती है केवल हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के पास में होती है, जो कि 439 में यूज करते हैं इस पावर को, और वहां पे पर्सन की जो बेल है उसको कैंसिल कर सकते हैं। इसके अंदर एक लीडिंग केस था जिसका नाम था विक्रमजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ MP, AIR 2012 का केस था, माफ कीजिएगा 1992 का केस था, जिसके अंदर बोला गया था कि जब हाई कोर्ट की एक बेंच जिसने कि बेल ग्रांट कर दी गई है, मतलब बेल को ग्रांट कर दिया है, मतलब बेल दे दी है, तो अब उस सेम हाई कोर्ट की कोऑर्डिनेट बेंच उस बेल को कैंसिल नहीं कर सकती है अनलेस जब तक कि कोई न्यू ग्राउंड अपीयर नहीं हो जाता, मतलब कि कोई नया ग्राउंड नहीं आ जाता है। जैसे ही अगर कोई नया ग्राउंड आ जाता है तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट जो बेंच होती है उसके पास में पावर होती है कि वो उस बेल को कैंसिल कर सकती है। ये लीडिंग केस था इस कैंसिलेशन ऑफ बेल में। बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन 437A के बारे में, जिसमें बताया गया है कि जब भी कोई ट्रायल
जिसका कंक्लूजन आना बाकी था, और इसके कंक्लूजन से पहले जो कोर्ट होती है वो अक्यूज्ड पर्सन से बेल बॉन्ड भरवाती है। ये बेल बॉन्ड इसलिए भरवाती है कि जब भी इस कंक्लूजन का या इस कंक्लूजन को चैलेंज किया जाएगा अपीलेट कोर्ट के अंदर, तो वहां पे अपीलेट कोर्ट जब जैसे ही नोटिस इशू करता है तो उस अक्यूज पर्सन को अपियर होना पड़ेगा अपीलेट कोर्ट के समक्ष। तो इस चीज का बॉन्ड, बेल बॉन्ड, जो कि कोर्ट पहले ही ट्रायल के अंदर फिल करवा लेता है। जो इस बॉन्ड का टाइम पीरियड होता है वो 6 महीने का टाइम पीरियड होता है। और अगर मान लीजिए कि पर्सन अपियर ही नहीं हुआ कोर्ट में, जब उसे कॉल किया गया था और पर्सन अपियर नहीं होता है, तब ये समझ लिया जाता है कि उसने उस बॉन्ड को फोरफिटेट किया है, मतलब कि उसने उस बॉन्ड को खत्म कर दिया है, उसने उस बॉन्ड को समाप्त कर दिया है, यानी कि उसने उसकी कंडीशन को ब्रीच कर दिया है। ये समझा जाएगा कि उसकी कंडीशन को ब्रीच कर दिया है। और इस ब्रीच की कंडीशन जो उसने की है, इसकी जो पेनल्टी होती है वो हम श्योरिटी से रिकवर करेंगे, जो कि हम सेक्शन 446 के अंदर आगे पढ़ेंगे। तो आइए आप अच्छे से समझ पाएंगे सेक्शन 437 को। इसी के साथ में धन्यवाद।